हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स चैप्टर नंबर 2 का पार्ट नंबर 4। इससे पहले इसके 3 पार्ट्स हो चुके हैं। अगर आपने इनके फर्स्ट पार्ट जो है वो नहीं देखे हैं तो पहले उनको देख लीजिए। ये इस चैप्टर का सबसे लास्ट पार्ट है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे रबर एज ए फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग मटेरियल और साथ में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस चैप्टर से हैं उसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रबर एज ए पैकेजिंग मटेरियल, या आप ये भी कह सकते हैं फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग मटेरियल, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये रबर क्या होता है। तो रबर क्या है, ये एक इलास्टिक सब्सटेंस होता है। क्या है, एक इलास्टिक सब्सटेंस होता है। इलास्टिक का मतलब होता है जो खींचने वाला हो, खींचने के बाद फिर सिकुड़ जाता हो, तो उसको बोलते हैं उसके अंदर इलास्टिसिटी है, ठीक है ना। जो कि खींचे और सिकुड़ जाए, या उसको हम लोग कह सकते हैं स्ट्रेचेबल, जिसको हम खींच सकते हो, ठीक है ना। और ये जो रबर है ये तो इसके अंदर मतलब ये क्वालिटी होती है। और ये खुद क्या है, तो ये एक लेटेक्स होता है। क्या होता है, लेटेक्स होता है, जिसको हम रबर के ट्री से निकालते हैं, ठीक है ना। रबर क्या एक तरीके का, अगर देखा जाए इसका मतलब ये क्या बेसिक क्या है, कहाँ से निकला है इसका, तो ये हमको रबर ट्री से मिलता है, ठीक है ना। कहाँ से मिलता है, रबर के जो पेड़ होते हैं, रबर के ट्री होते हैं, वहाँ से मिलता है। और लेटेक्स जो इसका लेटेक्स होता है उसको यूज़ किया जाता है फिर रबर के आइटम्स वगैरह बनाने के लिए। अब पूछेंगे कि लेटेक्स क्या होता है, ये तो फार्माकोग्नोसी में भी पढ़ चुके होंगे आप। लेकिन ये समझिए कि कोई भी जूस है तो उसका जो कोगुलेटेड फॉर्म होता है उसको लेटेक्स बोलते हैं। समझ में आ रही बात। जैसे कि ओपियम है, ओपियम आपने पढ़ा होगा फार्माकोग्नोसी के अंदर, उसका लेटेक्स यूज होता है। तो लेटेक्स क्या है, उसका जो जूस निकला उस जूस को जब सुखाया जाता है वो कोगुलेटेड हो जाता है, जम जाता है, थक्का जम जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं कोगुलेशन हो गया। तो कोई भी जूस, अब जो रबर के उससे निकलने वाला जूस है एक तरीके से वाइट जूस होता है, मिल्की कलर का होता है, ठीक है ना, वाइटिश या मिल्की भी कह सकते हैं। तो उस जूस को क्या है, मतलब क्या कहते हैं, कोगुलेट किया जाता है, यानी उसका जमाया जाता है, थक्का जब जम जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेटेक्स बोलते हैं। उसी लेटेक्स को हम लोग रबर भी बोल सकते हैं, और इसी से फिर क्या है, रबर के आइटम्स वगैरह बनाए जा सकते हैं, ठीक। या इसका आप दूसरा डेफिनेशन और ये भी कर सकते हैं कि रबर क्या है, एक पॉलीमर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आइसोप्रीन। आइसोप्रीन जो कंपाउंड है, ठीक है ना, ये बहुत सारे आइसोप्रीन है, बहुत सारे क्या है, आइसोप्रीन से मिलके क्या कहते हैं, रबर बनता है, ठीक है ना। ये आप ये भी कह सकते हैं कि आइसोप्रीन के पॉलीमर से, ठीक है ना, क्या बनता है, रबर बनता है। और आइसोप्रीन क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। आइसोप्रीन क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ठीक है। अब ये जो रबर है इसको अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है, ठीक है ना, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर। जैसे कि इसका स्टॉपर बनता है, इसका क्या बनता है, स्टॉपर बनता है। स्टॉपर का मतलब समझिए ढक्कन। तो एक तो क्या है कि इसको इसका स्टॉपर वगैरह बनाया जाता है, स्टॉपर का क्लोजर, या आप ये समझिए कि इसके ढक्कन बनते हैं, ठीक है ना। स्टॉपर क्लोजर एक ही बात है, इसका ढक्कन बनता है। दूसरा क्या है, सिरिंज कंपोनेंट बनता है। आपने देखा होगा जो सिरिंज होता है जिसको डिस्पोजल भी बोलते हैं, तो उसके अंदर एक जैसे मान लीजिए सिरिंज जैसे खींचते हैं ऐसे, तो बीच में आपने देखा होगा काला सा रहता है। यहाँ पे ऊपर मैं आपको दिखाऊंगा, किसी भी कलर का हो सकता है सिरिंज के बीच में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैसकेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैसकेट भी बोलते हैं। तो उसके तौर पे भी रबर यूज होता है। ऐसे ही क्या है, जो आईवी सेट होता है उसमें रबर का ट्यूब होता है। पूरा पूरा जो आईवी सेट होता है, पूरा जो ट्यूब होता है वो तो प्लास्टिक का होता है। लेकिन आपने देखा होगा जहां से मतलब हम लोग नीडल को लगाते हैं तो वहां पे पीला ही कलर का आता है वो ज्यादातर। तो पीला सा एक छोटा सा ट्यूब रहता है, ठीक है ना, तो वो भी रबर का बनता है। ऐसे ही क्या है, रबर का ड्रॉपर भी बनता है। पर तो ये ड्रॉपर क्या होता है, ड्रॉपर आपने लैब के अंदर देखा होगा कि मान लीजिए हमको केमिकल लेना है एक ड्रॉप, ठीक है ना, तो एक केमिकल लेके दूसरे में डालना है, तो जिसमें से लेना रहता है उसमें हम क्या है, ड्रॉपर के जरिए से उसमें दबाएंगे तो उसमें आ जाता है, ठीक। और फिर उसके बाद जहाँ पे ले जाना उसको दबाएंगे तो वहां जाके एक ड्रॉप गिरा देता है वो, ठीक है। तो वो होता है ड्रॉपर, ये तो आपने देखा ही होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके एडवांटेज, ठीक है ना। आपके सिलेबस में इस तरीके से पूछा है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे इसके एडवांटेजेस क्या हैं, ठीक। तो इट इज़ हाईली रेजिस्टेंट टू वेरियस केमिकल सब्सटेंस। बहुत सारे केमिकल सब्सटेंस जो होते हैं उनके लिए ये क्या है, रबर हाईली रेजिस्टेंट होता है, ठीक है ना। अब रेजिस्टेंट आप समझ चुके हैं। और क्या है, इट कैन बी मोल्डेड इनटू वेरियस शेप्स एंड साइज। इसको क्या है, बहुत आसानी से हम लोग अलग अलग शेप और साइज में क्या है, मोल्ड कर लेते हैं। तो इसलिए भी इसको हम लोग यूज करते हैं। इसका एक फायदा ये होता है, रबर क्लोजर्स
प्रोवाइड एन इफेक्टिव सील एंड प्रिवेंट कंटामिनेशन। और ये जो रबर के क्लोजर हैं, जो ढक्कन होते हैं, ये बहुत अच्छे तरीके से क्या है, जिसमें हम जिस बर्तन को या जिस कंटेनर को हम लोग सील कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं उसका मुंह, तो बहुत अच्छे से इफेक्टिव तरीके से सील करते हैं, बंद करते हैं, ठीक है ना, रबर के। तो उस तरीके से वो क्या है, कंटामिनेशन को क्या करते हैं, रोकते हैं, ठीक। और क्या है, रबर क्लोजर्स प्रोवाइड एन ऑटोमेटिक रीसीलिंग फैसिलिटी आफ्टर विड्रॉवल ऑफ ए हाइपोडर्मिक नीडल फ्रॉम ए वायल क्लोजर। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा कि ये क्या है। तो पहले तो आप ये समझिए कि वायल क्या होता है, ठीक है ना, और हाइपोडर्मिक नीडल क्या होता है। तो हाइपोडर्मिक नीडल का मतलब नीडल सुई, जिसके जरिए से सुई लगाया जाता है, इंजेक्शन लगाया जाता है, तो आगे जो नीडल होता है वो उसको हाइपोडर्मिक नीडल बोलते हैं, ठीक है। और ये वायल क्या होता है, तो ये शीशियाँ होती हैं, छोटे छोटे कांच के बने हुए, या प्लास्टिक का भी हो सकता है, लेकिन कांच का ही होता है ये, ठीक है ना, जिसके ऊपर रबर का ढक्कन रहता है, जिसके अंदर जैसे कि दवाएं बहुत सारी होती हैं, जैसे कि अमीकासिन हो गया, और भी बहुत सारे जो दवाएं होती हैं, जिनको क्या है मतलब उसमें रहती हैं, और उसको खींच के फिर खोल के वहां से निकालते हैं। तो नीडल को हम लोग बार बार उसके अंदर घुसा रहे हैं, निकाल रहे हैं अंदर उस ढक्कन के थ्रू, वायल के अंदर। तो वहां पे ऐसा नहीं होता है कि उसको उल्टा करे तो वहां से गिरने लग जाएगा। समझ में आ रही बात। अगर वो ढक्कन प्लास्टिक का होता और उसमें एक बार दो बार नीडल आपने डाल दिया और फिर वापस निकालेंगे, तो उसको उल्टा करेंगे तो वहां से ड्रॉप उसके टपकने लग जाएंगे। लेकिन जब रबर का ढक्कन होता है तो जैसे आपने नीडल को उसके अंदर घुसाया फिर वापस निकालते हैं तो वो फिर बंद हो जाता है। समझ में आ रही बात। तो यही कहा जा रहा है इसके अंदर। ऐसे क्या, इट इज़ ईजी टू यूज़, इसको यूज़ करना क्या है, बहुत आसान होता है, आसानी से इसको यूज़ कर लेते हैं। और ये क्या, इकोनॉमिकल होता है। इकोनॉमिकल का मतलब होता है चीप होता है, सस्ता होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है, सस्ता होता है, चीप होता है। ऐसे दे आर सॉफ्ट, ये सॉफ्ट होते हैं। और क्या होता है, स्ट्रेचेबल होते हैं, इनको खींचा जा सकता है। तो इसलिए क्या है, ये कंटेनर को बहुत अच्छे से प्रॉपरली क्या करते हैं, बंद करते हैं, ठीक है ना। प्रॉपरली उसको क्या करते हैं, कंटेनर को क्लोज करते हैं या बंद करते हैं, ठीक। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है, तो अब चूंकि हालांकि वो कोई खास डिसएडवांटेज नहीं है, लेकिन फिर भी एक दो तो आपको लिखना पड़ेगा। तो कुछ रबर्स ऐसे हैं जो क्या है, कुछ केमिकल्स के लिए सेंसिटिव होते हैं, यानी उनके कांटेक्ट में आने के बाद वो क्या है, रिएक्शन कर जाते हैं। ऐसे क्या है, रबर हैज़ एन अनप्लीजेंट ऑर्डर, इसके ना अंदर एक मतलब अनप्लीजेंट, जो कि अच्छा नहीं लगता है। अनप्लीजेंट मतलब जो अच्छा ना लगे, तो ऐसी इसके अंदर एक महक होती है, ठीक है ना। रबर के अंदर से एक बदबू सी आती है, तो वही कहा जा रहा है। तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। ऐसे क्या, दे बिकेम फ्रेजाइल आफ्टर ए लॉन्ग एक्सपोजर टू हीट, अगर हीट के कांटेक्ट में ये ज़्यादा देर तक रहे, ठीक है ना, अगर हीट के कांटेक्ट में ज़्यादा देर तक रहे तो फ्रेजाइल हो जाता है, यानी भुरभुरा हो जाता है, और उसको तोड़ेंगे तो टूट जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो ये मतलब ये है कि इसको ज़्यादा देर तक अगर हीट देते हैं तो ये खराब हो जाएगा, रबर अब काम का नहीं रहेगा। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रबर, ठीक है ना। क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ रबर। तो दो तरह के, मेनली दो तरह के रबर होते हैं अगर आप देखें तो। एक होता है नेचुरल रबर और दूसरा होता है सिंथेटिक रबर। नेचुरल क्या है कि जिसको हमने प्लांट से उसके जूस को लिया और उस जूस को हमने क्या किया, सुखाया, या उसको क्या थक्का जमाया, ठीक है ना, तो जो लेटेक्स बन गया, तो वो होता। अब उस लेटेक्स को हम फिर क्या है, जिस चीज़ को बनाना चाहें उससे वो बनाते हैं, उसमें केमिकल वगैरह मिलाए जाते हैं, वो अलग बात है, ठीक है ना। तो वो हो गया आपका नेचुरल रबर। अब नेचुरल भी दो तरीके का होता है। नेचुरल भी क्या है, दो तरीके का होता है। एक होता है सॉफ्ट रबर और दूसरा होता है, एक सॉफ्ट होता है और दूसरा हार्ड होता है, ठीक है ना। तो सॉफ्ट क्या है, जो नेचुरली आपने लिया है वो सॉफ्ट होता है, हार्ड नहीं होता है, बहुत मुलायम होता है। दूसरा हार्ड रबर भी होता है। अब हार्ड रबर में क्या होगा, अब ये जो हमारा नेचुरल रबर है उसी में से हम लोग क्या करते हैं, उसी के अंदर कुछ मिला के, कुछ क्या सल्फर मिलाते हैं, ठीक है ना। सल्फर मिला के हम लोग हार्ड रबर बनाते हैं। जो हमारा नेचुरल रबर है, जो सॉफ्ट रबर है, उसी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, सल्फर मिला देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, हार्ड रबर बन जाता है। अब कितना मिलाते हैं सल्फर उसके अंदर, तो 25% से ज़्यादा मिलाते हैं उसके अंदर, ठीक है ना। कितना, 25% से ज़्यादा। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि एक प्रोसेस वहाँ पे होता है, उस प्रोसेस के बारे में क्वेश्चन पूछता है। एक नंबर का क्वेश्चन कई बार एमसीक्यूज में पूछ लेता है कि मतलब किस प्रोसेस के थ्रू हम लोग हार्ड रबर को बनाते हैं, किस प्रोसेस के थ्रू हम लोग हार्ड रबर को बनाते हैं। तो उस प्रोसेस का नाम होता है वुल्केनाइजेशन प्रोसेस। क्या बोलते हैं, वुल्केनाइजेशन प्रोसेस। बस इतना याद रखिए कि किस प्रोसेस के थ्रू हम लोग हार्ड रबर बनाते हैं। होता क्या है कि सल्फर मिलाते हैं और उसको गर्म करते हैं, ठीक है ना। सल्फर मिला के उसको गर्म करते हैं तो वो बनता है हार्ड रबर।
अब हम लोग पढ़ेंगे सिंथेटिक रबर, ठीक है ना। एक तो हमने पढ़ा था नेचुरल रबर, रबर दो तरह के हो गए, एक नेचुरल और एक दूसरा सिंथेटिक। तो नेचुरल के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, अब सिंथेटिक रबर के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। सिंथेटिक रबर क्या है, तो इट इज ए टाइप ऑफ रबर विच इज प्रिपेयर आर्टिफिशियली, जिसको क्या हम लोग आर्टिफिशियली बनाते हैं, ठीक है ना। जो नेचुरल नहीं है बल्कि आर्टिफिशियल, यानी कई चीज़ों को, कुछ केमिकल्स को मिला के हम लोग रबर बनाते हैं, इसीलिए इसको हम लोग मैन मेड रबर भी बोलते हैं, यानी आदमियों के जरिए से बनाया हुआ रबर भी इसको बोला जाता है। इट इज़ मेड ऑफ अ रॉ मटेरियल्स, किससे बनता है, तो रॉ मटेरियल्स हैं कुछ, उनसे बनता है। और वो रॉ मटेरियल्स हमको कहाँ से मिलते हैं, तो वो रॉ मटेरियल, कच्चा माल हमको कहाँ से मिलता है, पेट्रोलियम से कुछ मिलता है, कुछ कोल से मिलता है, कुछ ऑयल से मिलता है, कुछ नेचुरल गैसेस से और एसिटाइलिन से, कुछ क्या है हम लोग कुछ उसमें से कंपोनेंट लेते हैं और फिर उसके जरिए से सिंथेटिक रबर बनता है। अब हम लोग देख लेते हैं इसके कुछ टाइप्स, जो सिंथेटिक रबर होते हैं उनके कुछ नाम आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ नाम 4-5 मैंने दे दिए, इतना भी याद कर लेते तो आप काफ़ी है, ठीक है ना। तो एक क्या है, नियोप्रीन रबर, यही मतलब इस सिंथेटिक रबर में सबसे फेमस है नियोप्रीन रबर, ठीक है ना। उसके बाद आता है नाइट्राइल रबर, ऐसे ही क्या आता है ब्यूटाइल रबर आता है, ऐसे क्या है क्लोरोब्यूटाइल रबर आता है, ठीक है ना। क्लोरोब्यूटाइल, नियोप्रीन रबर हो गया, नाइट्राइल रबर हो गया, ब्यूटाइल रबर हो गया, नाम याद कर लीजिए। ऐसे क्या क्लोरोब्यूटाइल रबर हो गया, ब्रोमोब्यूटाइल रबर हो गया, इसके अंदर क्लोरीन मिल गया, इसके अंदर क्या कहते हैं आपका ब्रोमीन मिल गया, ठीक है ना, Br, इसके अंदर Cl मिल गया, ठीक। और क्या हो गया, और कौन सा, सिलिकॉन रबर, ठीक है ना। तो ये कुछ रबर हैं जो सिंथेटिक रबर के अंदर आते हैं, ठीक। अब सिंथेटिक रबर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। तो सिंथेटिक रबर इज ए सुपेरियर देन नेचुरल रबर, याद रखिएगा इन प्रॉपर्टीज। जो सिंथेटिक रबर है ये नेचुरल रबर के मुकाबले में क्या सुपेरियर होता है। सुपेरियर मतलब इसके अंदर क्या है, अच्छी, सुपेरियर का मतलब उससे अच्छा होता है ये, ठीक है ना। सुपेरियर का मतलब ये उससे अच्छा होता है, उसके मुकाबले में किन किन चीज़ों के अंदर यहाँ पे दिया कि कुछ प्रॉपर्टीज के अंदर। तो वो प्रॉपर्टीज क्या है, एक तो क्या है ये रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन, ठीक है ना, रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन, ऑयल्स, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स एंड अदर केमिकल्स, ठीक है ना। जो ऑक्सीडेशन है उसके लिए रेजिस्टेंट होता है ये, यानी क्या कहते हैं, क्या मतलब है कि सिंथेटिक रबर ऑक्सीडेशन को रोकता है, ठीक है ना। सिंथेटिक रबर के साथ में बहुत जल्दी ऑक्सीडेशन नहीं होगा जितना जल्दी के नेचुरल रबर के साथ में ऑक्सीडेशन हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन के साथ में मिलकर रिएक्शन करके खराब हो जाएगा, ये मतलब ऑक्सीडेशन का, ठीक है ना। ऐसे ऑयल्स के साथ में ये क्या है, रेजिस्टेंट होता है, ऑयल के साथ में रिएक्शन नहीं करता है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं जैसे कि ईथर हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, तो उनके साथ में रिएक्शन नहीं करता है ये जल्दी से, उसके मुकाबले में ये अच्छा होता है, यानी ये ज़्यादा रेजिस्टेंट होता है और ये बहुत सारे केमिकल्स के लिए, ठीक। अब दूसरी चीज़, इट इज़ यूज टू मेक ग्लव्स, ट्यूब्स एंड कैप्स ऑफ वायल्स, ठीक है ना। अब ये जो सिंथेटिक रबर इसको कहाँ पे यूज़ करते हैं हम लोग, तो इसका ग्लव्स बनता है, देखते हैं हाथों में दस्ताना जो पहनते हैं, ग्लव्स बनते हैं, ट्यूब्स बनते हैं, ठीक है ना। ट्यूब्स बनते हैं जैसे कि अभी मैंने बताया, जो आईवी सेट होता है जिसके ज़रिए से बॉटल चढ़ाया जाता है, तो उसमें एक पीला सा क्या है, रबर का ट्यूब बना रहता है, तो उसको बनाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ऐसे जो वायल्स होते हैं उसके कैप्स बनाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। वायल्स मैंने बताया कि छोटी छोटी शीशियाँ या कंटेनर जिसके अंदर लिक्विड या पाउडर वगैरह रखा जाता है, पेरेंटल, ठीक है ना, पेरेंटली जो हम लोग देते हैं उसके अंदर रखा जाता है। तो उसके ऊपर रबर का ढक्कन रहता है ताकि उसके अंदर से नीडल को हम लोग अंदर डाल सकें, अंदर घुसा सकें और वहां से चीज़ों को खींच सकें, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन, ठीक है ना। कुछ इस, अब ये चैप्टर चूँकि कंप्लीट हो गया है, तब इसमें कुछ हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपको, अब जो मैंने पूरा पढ़ाया उसी में से ये क्वेश्चन आप तैयार कर लेंगे आराम से, ठीक है ना। तो सबसे पहला क्या है, डिफाइन पैकेजिंग। पैकेजिंग क्या होता है, डिफाइन करिए। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैकेजिंग मटेरियल्स, और अलग अलग टाइप के पैकेजिंग मटेरियल्स क्या हैं उनको एक्सप्लेन करिए, ठीक है। दूसरा क्या है, डिफाइन कंटेनर्स। कंटेनर्स क्या होता है, डिफाइन करिए। डिस्कस अबाउट द ग्लास एंड प्लास्टिक मटेरियल्स, किसके बारे में, ग्लास के और प्लास्टिक मटेरियल्स के बारे में, जो कि फार्मास्यूटिकल कंटेनर बनाने के लिए यूज होते हैं, ठीक है ना, फॉर फार्मास्यूटिकल कंटेनर्स। ये क्वेश्चन पूछा गया है CSVTU छत्तीसगढ़ के जो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर 2023 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, एज इट इज। उसके बाद है, व्हाट आर दी कंपोजिशंस ऑफ ग्लास कंटेनर। जो ग्लास के कंटेनर होते हैं उनका कंपोजिशन क्या है, किन किन चीज़ों से उनको मिला के बनाया जाता है, मैंने बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया है सारे ग्लास के बारे में, ठीक है ना। और दूसरा क्या है इसके क्वेश्चन के अंदर, व्हाट आर दी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्लास कंटेनर्स। जो ग्लास कंटेनर्स होते हैं इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है वो बताना है, ठीक है। और क्या है,
राइट दी सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर पैकेजिंग मटेरियल्स। कोई भी पैकेजिंग मटेरियल ले रहे हैं तो उसके अंदर सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, या आप ये भी कह सकते हैं आइडियल प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए उसके अंदर, ठीक है ना, आइडियल प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए। सिलेक्शन क्राइटेरिया की जगह अगर आइडियल प्रॉपर्टी देता है तो बात एक ही है, ठीक। अगला क्वेश्चन है राइट ए नोट ऑन मेटल्स एज ए फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग मटेरियल। मेटल के बारे में लिखिए कि फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग मटेरियल के तौर पे इसको हम लोग यूज़ करते हैं, उसके ऊपर एक नोट लिखना है। तो पहले आप बताएंगे मेटल क्या होता है, उसके क्या फ़ायदे हैं, फिर उसके बाद उसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, और किस तरीके से उसको यूज़ किया जाता है, क्या क्या चीज़ें बनती हैं। तो इस तरीके से आपको नोट लिखना है इसके ऊपर। या किसी का भी अगर प्लास्टिक, यहाँ पे मेटल की जगह प्लास्टिक दे दिया तो उस पर भी आपको ये सारी चीज़ें लिखनी है। रबर दे दिया तो उसके बारे में सारी चीज़ें लिखनी है। ग्लास दे दिया तो उसके बारे में सारी चीज़ें लिखनी है। इस तरीके से प्रिपरेशन करेंगे तो क्वेश्चन कैसा भी आएगा आराम से आप करके आएंगे उसको, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ ग्लासेज एज पैकेजिंग मटेरियल। अलग अलग टाइप के जो ग्लासेज होते हैं पैकेजिंग मटेरियल के तौर पे यूज होते हैं, उनको डिस्कस करिए, उनको एक्सप्लेन करिए, ठीक है। उनको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। अगला क्वेश्चन है राइट ए नोट ऑन प्लास्टिक एज ए फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग मटेरियल। आ गया ये भी, क्या है, गिव्स इट्स टाइप्स एंड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। और क्या करना है इसमें, आपको इसके टाइप्स बताने हैं। प्लास्टिक के तो 4-5 टाइप्स बता दीजिए, ठीक है, जो मैंने बताए हैं, और उनके बारे में थोड़ा बहुत लिख दीजिए, और एडवांटेज और डिसएडवांटेजेज वगैरह उसके लिख दीजिए। अगला क्वेश्चन है डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ रबर। अलग अलग टाइप के जो रबर हैं उसके बारे में बताना, अभी जो मैंने पढ़ाया आपको। एंड देयर यूजेस, और उनके यूज बताइए कि उसको कैसे यूज करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है राइट दी एडवांटेज ऑफ फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग। फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग होती है तो उसके क्या एडवांटेज हैं, क्यों फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग होती है, पैकेज क्यों चीज़ों को पैक किया जाता है, उसके एडवांटेज लिखने, उसके फायदे लिखने, वो भी मैंने बताया आपको बहुत डिटेल से, सबसे पहले लेक्चर के अंदर बता रखा है। अगला क्वेश्चन है जो कि पूछा गया था पंजाब के अंदर 2023 के अंदर, ठीक है ना। मोस्टली एम्प्यूल्स एंड वायल्स आर मेड अप ऑफ विच टाइप ऑफ ग्लास। किस टाइप के ग्लास के ज़्यादातर एम्प्यूल्स और वायल्स बने होते हैं, ठीक है। एम्प्यूल्स भी क्या है, जो पेरेंटल दवाएं होती हैं जिस शीशी के अंदर रखा जाता है उसका मुंह भी क्या है, पूरी तरीके से बंद होता है, ठीक है ना, शीशे से ही बंद होता है, उसको एम्प्यूल बोलते हैं। छोटे छोटे पतले पतले से होते हैं, उसको तोड़ते हैं, फिर उसमें से क्या है चीज़ों को लेके और फिर इंजेक्शन लगाते हैं, ठीक। तो और वायल्स आप समझ चुके हैं, तो किसके बने होते हैं इसके बारे में आपको बताना, किस ग्लास के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है राइट ए ब्रीफ नोट ऑन वेरियस टाइप ऑफ ग्लास यूज्ड फॉर पेरेंटल दवाओं के लिए, पेरेंटल्स कर लीजिए, जो पेरेंटल दवाएं होती हैं उनको पैक करने के लिए जो अलग अलग टाइप के ग्लास यूज़ होते हैं उसके बारे में आपको क्या करना है, एक छोटा सा नोट लिखना है। अब ये बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, ठीक। अब इनको आप खुद सोल्व करिए। जब ये सारे सब्जेक्ट मैं कंप्लीट करा लूँगा फिर उसके बाद सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 15 या 20 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। पहले क्वेश्चन दे दूंगा, फिर उसके बाद उनको आंसर के साथ भी मैं अपलोड करूंगा, जैसा कि मैंने सेकेंड ईयर वालों के लिए किया था, और उसका रिस्पांस बहुत अच्छा रहा है। एक तो उससे फ़ायदा ये होता है कि पहले पूरा सिलेबस बच्चे पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद उनके ज़रिए से उनका रिवीजन भी हो जाता है, और दूसरे उनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाते हैं जो कि मतलब जो मैंने दिए थे सेकेंड ईयर वालों को, तो अगर मैंने 20 दिए हैं तो उसमें से 10, 15, 12, 18 ऐसे क्वेश्चन फंस रहे थे। आप जाके बच्चों के कमेंट्स देख सकते हैं कम्युनिटी पोस्ट के अंदर। जिस दिन पेपर होता था उसी दिन मैं पेपर भी डालता था और बच्चों से पूछता भी था कि कैसा रहा पेपर, ठीक है ना। तो ये आपके ऊपर है, आप पहले पूरा सिलेबस पढ़िए, फिर उसके बाद लास्ट में मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देता हूँ, उसको तैयार कर लीजिए, आराम से पास हो जाएंगे गारंटी के साथ। अगर आप सिंसियरली पढ़ रहे हैं तब, अगर सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं तो कोई नहीं पास कर सकता आपको, या आपकी मर्जी, अपना टाइम बर्बाद करिए, पढ़िए, कुछ भी करिए, ठीक है। खैर ये तो चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ये दूसरा चैप्टर था। अब हम लोग शुरू करेंगे तीसरा चैप्टर। अगर ये हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अरे एक बात रह गई, इसका जो PDF है इसको मैं टेलीग्राम पे अब डाल दूंगा, चूँकि चैप्टर कंप्लीट हो गया है तो उसको मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। आप भी अगर उसको PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। उसकी ग्रुप की लिंक क्या है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और साथ में आप हमको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, और जो हमारा फेसबुक पेज है उसको भी आप लाइक कर सकते हैं अगर आपकी मर्जी। मैं तो कहूँगा कर लीजिए, क्योंकि मैं जो भी चीज़ें डालूंगा आपको फार्मेसी से रिलेटेड या आपके लाइफ से रिलेटेड ऐसी चीज़ें होंगी, वहाँ पे फालतू की चीज़ें नहीं होंगी, ठीक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।